चलिए गाइस, आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर इस चैप्टर की वेटेज की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का काफी ज्यादा वेटेज है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, काफी आसान भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई कुछ कभी कभी कंसेप्चुअल भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वन बाय वन इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इस बात करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो ये जो पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में, आपके जो बिल्कुल 4 लाइन एक पैराग्राफ है, उसमें जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसके हम लोग पॉइंट की डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन वापस से इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रांजिशन मेटल ऑफ फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पॉइंट ये कह रहा है कि एक्चुअल में पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गए, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन किस में लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और जिसमें से उस स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, उससे ये डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, ठीक है। बेसिकली हालांकि 90% केस में ये देखने को मिलेगा, कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो आपके कुछ एस ब्लॉक के भी एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि द मेटल एटम्स, ये जो मेटल एटम हो सकता है आयन के फॉर्म में फाउंड इन अ नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सच कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये केटायंस के फॉर्म में भी हो सकता है या एनायन या न्यूट्रल के फॉर्म में हो सकता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो केटायंस के फॉर्म में हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनायन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो वो न्यूट्रल के फॉर्म में भी हो सकता है। ये पूरे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेगा। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट अभी मैंने बोला था, जो सेंट्रल एटम होता है वो बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, राइट। बट यहां पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मेनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ध्यान रखिएगा जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी इसका या बायोलॉजिकल में इसका यूज करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली हमने बोला कि वो सेंट्रल एटम होता है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है। लेकिन इन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो कुछ कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, लाइक दैट क्लोरोफिल की बात करोगे, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या है, वो मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच the central atom are the iron, and similarly vitamin B12 is also a complex compound or coordination compound in which the central atom is a cobalt, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट से वो चीजें आपको ध्यान रखना है। ये धीरे धीरे चल के हम लोग इस कवर होती चली जाएगी किस टाइप की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, लाइक दैट इसका यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको यूज करते हैं, इवन डाइंग एजेंट में यूज कर लेते हैं, या इसको हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी यूज कर लेते हैं, इवन मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में जितने भी इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट होंगे वहां भी यूज करते हैं, साथ में इसके एनालिटिकल कैटलिस्ट में भी इसका यूज करते ही हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर ये चीजें हम लोग कवर करेंगे। हालांकि इन सब चीजों से ये एज अ जनरल इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी ये चीजें है वो एज अ इंफॉर्मेटिव। नाउ देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग थोड़े से कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। नाउ हियर देयर आर द टू टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट इज द एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अपना चैप्टर है ही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, बट थोड़े से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज द एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। नाम से लग रहा है एडिशन कंपाउंड, यानी कि ये दो अलग अलग कंपाउंड को क्या होंगे, फिक्स रेशियो में क्या मिल करके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। इट मे बी टू आर मोर देन टू कंपाउंड आर एड एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। कुछ चीजें हैं वो कुछ डबल सॉल्ट के फॉर्म में आ सकते हैं या फिर और भी चीजों को देख सकते हैं।
When two or more simple salt are chemically combined together fix in a proportion by weight। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है दो या दो से अधिक कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास अगर ये कंबाइन होकर के न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे कंपाउंड को वी कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। राइट, यहां तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाउ हियर अगर आप चीजों को एग्जांपल ऑब्जर्व करोगे, पोटेशियम सल्फेट जो कि एक साल्ट है, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट जो कि एक साल्ट है, एंड वाटर, ठीक है, ये तीन अलग अलग कंपाउंड है। ये तीनों कंपाउंड क्या होंगे, एक फिक्स रेशियो या एक फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास में ये कंबाइन होकर के एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उस कंपाउंड का क्या नाम है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4.24H2। इस फार्मूले को देख करके आपके माइंड में एक कॉमन नेम या एक कॉमन कंपाउंड का फार्मूला आपको याद आ रहा होगा जिसे आप कहते हो पोटाश एलम, जिसे आप बोलते हो पोटाश एलम। इज दैट क्लियर? यही वो पोटाश एलम है जिसे आप हिंदी में फिटकरी भी बोलते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पोटाश एलम में हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड, 24H2O। तो मेनी टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर दीज सोल्यूशन आर द टू टाइप्स, ठीक है। ये जो एक्वस सोल्यूशन होगा ये दो तरीके का होता है, एक आपका डबल साल्ट, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि वो चीजें वापस से आप देखने को मिलेगा ही बाय एडिशन साल्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डबल साल्ट की, व्हाट इज द डबल साल्ट एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डबल साल्ट, एक बार देख लेते हैं। और इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपको एग्जांपल ही याद रख लेना है और एग्जांपल में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते भी हैं। लाइक व्हाट इज द डबल साल्ट, व्हेन टू और मोर साल्ट आर एडेड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड ब्रेक इनटू द कंस्टिट्यूएंट आयन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर एंड एनी सॉल्वेंट। देखो डबल साल्ट एक आयोनाइजेबल कंपाउंड है जो कि वाटर या किसी भी नॉर्मल सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होता है, आयोनाइजेबल होता है, तो ये बोल सकते हैं दे आर द आयोनाइजेबल। बट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ डबल साल्ट, सो ध्यान रखिएगा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टी इवन आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं पहले प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा तो दे आर द गिव सिंपल आयन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे आर द आयनिक कंपाउंड। एज यू अभी हमने बता रखा कि अगर वो साल्ट है तो डेफिनेटली दुनिया का कोई भी साल्ट होता है ये डेफिनेटली वाटर या किसी नॉर्मल सॉल्वेंट में क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। और जब ये आयोनाइज होंगे तो ये केटायन और एनायन, डिफरेंट डिफरेंट केटायन और डिफरेंट डिफरेंट एनायन को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर ये आयन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड देन दे नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है क्योंकि ये जितने भी डबल साल्ट होते हैं ये डबल साल्ट एक्चुअल में कोई कॉम्प्लेक्स कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा डबल साल्ट इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट है और डबल साल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। दे एग्जिस्ट मे ओनली इन सॉलिड स्टेट एज अ डबल बॉन्ड साल्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितने भी आपके साल्ट होते हैं, डबल साल्ट होते हैं, ये सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये गैसेस नहीं होते हैं और ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दे आर द सॉल्युबल इन वाटर। ये नॉर्मली जो डबल सॉल्ट होते हैं ये नॉर्मली क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये डिफरेंट आयन को प्रोड्यूस करते हैं। Now here we have three different example of a double salt like that potash alum and मोहर salt and कार्नेलाइट, ठीक है। तो इनके फार्मूले को आपको याद रखना ही रखना है। लाइक दैट अगर मैं बात करता हूं कार्नेलाइट की, तो कार्नेलाइट क्या है, कार्नेलाइट भी दो साल्ट को मिलकर के बना है, एक पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साल्ट की, तो नेक्स्ट साल्ट जो होगा वो आपका मोहर साल्ट होगा। मोहर साल्ट में ध्यान रखिएगा मोहर साल्ट और पोटाश एलम में एक छोटा सा डिफरेंसेस है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पोटाश एलम है वहां पे पोटेशियम का सल्फेट होता है, जबकि मोहर साल्ट में क्या होता है, आयरन का सल्फेट होता है। बाकी और यहाँ पे दो अमोनियम सल्फेट होता है, आयरन का और अमोनियम का सल्फेट होता है। बट पोटाश एलम में पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है। लाइक दैट पोटाश एलम में पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है। और साथ में ध्यान रखिए इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि इनके जो वाटर मॉलिक्यूल के रेशियो पूछ लिए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। तो ठीक है, इनके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी आपको इवन तो लर्न तो होना ही चाहिए। एंड द नेक्स्ट जो आता है आपका मोहर साल्ट का अगर फार्मूला की बात करें तो ये भी एक तरीके का क्या है, डबल साल्ट का एग्जांपल है, जिसमें आपका आयरन का सल्फेट और
अमोनियम का सल्फेट है, वो भी 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो जो इनके एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो मोहर साल्ट और पोटाश एलम और कार्नेलाइट तीनों के आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। फार्मूले के साथ साथ इनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको याद होना चाहिए। लाइक यहां पे क्वेश्चन कर रखे हैं कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन मोहर साल्ट एंड पोटैश एलम, यानी कि आपको अब क्या याद होना चाहिए कि पहले तो मोहर साल्ट का, आपको मोहर साल्ट का फार्मूला और पोटाश एलम का, पोटाश एलम का फार्मूला याद होना चाहिए। मोहर साल्ट का आपने ही बोला है FeSO4 एंड NH का होल NH अमोनियम है, NH4 का SO4 डॉट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, आप देख लो यहां पे आपका 6H2O है, यानी कि आपको मिला, ये मिला 6H2 है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल ही रेशियो पूछ रहे हैं, जबकि पोटाश एलम मैंने बताया था कितना होता है, ये तो इसका फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O है। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा, वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो पूछ रखा है। वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा, सिंपली यहां से वाटर कैंसिल हो जाएगा एंड 1:2 कितना हो जाएगा, 4, 1:4 होगा। ठीक है, आपसे हो सकता है कि पोटाश एलम मोहर साल्ट और पोटाश एलम का पूछ ले, या मोहर साल्ट कार्बोनाइट का पूछ ले, या पोटाश एलम कार्बोनाइट का पूछ सकता है। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, किसी भी दो साल्ट के वाटर मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द अबाउट द डबल साल्ट। बट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप इसके पहले हम लोगों ने जो बेसिक हम लोगों ने डिस्कशन किया है बेसिक पॉइंट को अबाउट द कंपाउंड दैट इज द डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो तो हम लोग को समझ आ गया। सो चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके जो आउटलाइन है वो पता होना चाहिए, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या और इसको लिखते कैसे हैं। देखो, जनरली हमने अभी आपको बताया है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें जो भी सेंट्रल एटम होगा वो बेसिकली क्या होता है, आपका डी ब्लॉक का मेटल होता है, राइट। ये ध्यान रखना, ये डी ब्लॉक का मेटल होता है। अब देखो, तो चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डी एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एज यू नो, बेसिकली होता क्या है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ध्यान रखना। और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है ना, वो जो सेंट्रल एटम क्या होता है कि डी ब्लॉक का होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप पढ़ भी चुके हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल का ही होता है। एंड देन ये जो सेंट्रल मेटल होता है ना, ये अपने अपोजिट चार्ज वाले आयंस से क्या होता है, घिरा होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि ये आपके जिसे हम लोग लिगेंड भी कहते हैं, हालांकि टर्मिनोलॉजी में आप लोग इसके डिस्कशन हम लोग करेंगे ही करेंगे। ये है एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, इसको हम लोग कंपाउंड के फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखो, चीज क्या होती है, इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है, कुछ पॉइंट है। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स सेंट्रल एटम आर आयंस व्हिच आर सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। या तो ये जो लिगेंड्स है ना, ये जो पॉइंट्स घिरे हुए हैं, या तो आप क्या हो सकता है, या तो आयंस भी हो सकता है, वो भी कैसा हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जो बेसिक पॉइंट है वो चीज समझ लो, ठीक है। देयर आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड दीज आयन आर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां दे रखा है, जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड का नाम है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है।
हर टॉपिक में ये पहला एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी एग्जाम्पल के भी यहाँ पर। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी एक तरीके का क्या है, साल्ट ही है, यानी कि एक तरीके साल्ट ही बोल सकते हो, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, हाँ बोल सकते हो साल्ट, क्योंकि आयन प्रोड्यूस करेगा। जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो इट विल बी डिसोसिएट इनटू 4k प्लस एंड Fe जो कि सेंट्रल एटम है, और Cn आपका 6 दिख रहा है और -4 है, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रखना कि इसके बारे में हम लोग ढेर सारे पॉइंट्स अपने डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ये आपका आयोनाइज हो गया है, ठीक है। अब जो हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहां पर, इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो यहां पे इसको अगर डीप में आप देखोगे, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स पे कितने चार्ज हैं, टोटल कितना चार्ज है, -4 चार्ज आपको दिख रहा है, -4 है। सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम आपको आयरन दिख रहा होगा, सेंट्रल एटम आपको आयरन दिख रहा है। अब इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ, अब इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या है, ये साइनाइड, वो भी कितने, 6 हैं। तो और ये जितने भी साइनाइड होंगे, सारे साइनाइड ना ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होंगे, अटैच होंगे। ये पॉइंट भी आपको समझना होगा, यानी कि ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है और इसके सराउंडेड, ध्यान रखना यहां पे बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर +2 चार्ज दिख रहा होगा, सॉरी यहां पे +6 है, +2 चार्ज दिख रहा है यहां पर। तो इसके ऊपर एक्चुअली क्या होता है, +2 आयन के ऊपर है। तो एज यू नो साइनाइड पे कैसा चार्ज होता है, -1 होता है। तो ये अपने अपोजिट चार्ज से क्या होता है, घिरा होता है। तो यही है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि नॉन आयोडाइजेबल होता है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करोगे तो यहां पे एक और कंपाउंड है जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इस पे कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस कंपाउंड में भी देखो एक चीज को यहां पे समझोगे अगर इस वाले में, तो आयरन के बाद यहां पे साइनाइड कितने, 6 हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या लिगेंड होता है, क्या सेंट्रल एटम होता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के केस में, तो अगला कंपाउंड में भी अगर इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है। हाँ एक चीज को समझो, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अब की बार कौन है, निकल है, राइट। तो निकल कितने एटम से घिरा हुआ है, बोलोगे यहाँ पे अमोनिया, यानी हाउ मेनी अमोनिया, 4 अमोनिया दिख रहा है। और ये जो चारों अमोनिया है ना, ये सारे चारों अमोनिया क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घिरे होंगे। अगर ये 4 हैं तो ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या आपका स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ओवरऑल वाई coordination compound, why they are called coordination compound या why complex compound are called coordination compound। पॉइंट ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उस सभी में जो सेंट्रल एटम होता है ना, जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसके वजह से दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज द बेसिक पॉइंट, या इनके जो टर्म्स है उसको हम लोग देखेंगे। दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये चीजें हम लोग डिस्कशन करते भी हैं, यहां से करेंगे भी करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग का मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल होगा, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं किसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड देन वापस से ढेर सारे हम लोग जो टर्म्स होंगे इसके अंदर, वो सब चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। सिंस सेंट्रल एटम complex compounds which have a vacant d orbital, vacant d orbital, ध्यान रखिएगा vacant d orbital due to the accepting tendency of lone pair electron ligand from the pair of electrons so that form the coordinate bond and metal and ligand। देखो कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को समझो, काफी बेसिक पॉइंट है। अच्छा आप देखोगे चीजों को समझो, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर के जो ब्रैकेट में लिख रखा है, नाउ देयर द टू थिंग्स आर प्रेजेंट। एक तो आपको क्या दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो येलो कलर का होगा, येलो कलर वाला, ये चीजें आपको कहोगे ये है आपका सेंट्रल मेटल आयन है, या सेंट्रल मेटल एटम भी आप कह सकते हो। ध्यान रखिएगा जो सेंट्रल एटम है ना, ये बेसिकली क्या होता है, मैंने आपसे बोल रखा था, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। और एज यू नो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ओके नो प्रॉब्लम। एज यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इनके पास एक्चुअल क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, राइट।
तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि ये लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इजीली तरीके से लोन पेयर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखेगा दे आर कॉल्ड, यानी कि इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जाहिर सी बात है ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट होने की वजह से ये क्या होते हैं, दीज आर द लेस एसिड, दे आर कॉल्ड लेस एसिड। सिमिलरली आपने देखा कि सेंट्रल एटम में ये जो भी सेंट्रल एटम होता है वो घिरा होता है अपने सराउंडेड किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या अपोजिट चार्ज से क्या होता है, घिरा होता है। यहां पे सेंट्रल एटम के अलावा कॉम्प्लेक्स में जो दूसरा चीज होता है वो लिगेंड होता है, यानी कि अब हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे, यहां पे जो दिख रहा है दीज आर कॉल्ड लिगेंड, राइट। तो लिगेंड की कुछ अपनी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी भी आपको समझना होगा कि लिगेंड एक्चुअली क्या होता है। देखो जितने भी लिगेंड होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो दे हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेटिंग टेंडेंसी होते हैं, यानी कि ये लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, यानी कि इनकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, डोनेटिंग टेंडेंसी होने की वजह से, अच्छा डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, किसको करते हैं, सेंट्रल एटम को। आप ये बोल सकते हो टू सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होता है उसको क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो होता है लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, ध्यान रखना, एक्ट एज लुईस बेस, ध्यान रखना, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और आपको पता है ना, जो डोनर एटम होता है, जो लोन पेयर डोनर होता है, ठीक है, जो भी लोन पेयर डोनर होता है और जो एक मेटल एलिमेंट होगा जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, तो इनके बीच में, एक्सेप्टर और डोनर के बीच में एक बॉन्ड बनता है स्पेशल टाइप का, क्योंकि यहां लोन पेयर का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, ये जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पर रखा होगा, जिसकी वजह से इसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में, यहां पे ये आपका लिगेंड है, जो लोन पेयर डोनर होता है ना वो लिगेंड होता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल मेटल आयन या एटम और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये की पॉइंट था, ठीक है। दिस इज अबाउट द की पॉइंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल लिखते क्या है, इसके अंदर की जो के टर्म्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कशन करा रखा है, बाकी का इसके टर्मिनोलॉजी हम लोग के अंदर ढेर सारे पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, वापस से रिपीट होगा। देखो दो चीजें, देखो यहां पे क्या है, ओवरऑल मैंने पोटेशियम फेरोसाइड के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं वो भी चीजों को समझो। देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अलग अलग सर्कल दिख रहा होगा। तो आपको मैंने पहले ही डिस्कशन करा चुका था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पहले या बाद में अगर कोई प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एज अ सिंपल आयन ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है बेटा जी यहां पे कि अगर हमारे पास कोई x के साथ ये हो या फिर कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा क्या होगा, x प्रेजेंट है, दो ही चीजें आपको दिख रहे होंगे, या तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले दिख रहा होगा या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद होगा। यानी कि जो x है यहां पर, इन दोनों में जो x होगा वो आपको क्या होंगे, ये सिंपल आयन ही कहेंगे, ठीक है। यानी कि आप इसे ये बोल सकते हो, यानी कि आप इसे ये बोलोगे, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा होगा ये आपके सिंपल आयन ही कहलाएंगे। तो ये जो होंगे इसे अपन क्या बोलते हैं, सिंपल आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आयन की कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो बाद में हो चाहे वो एन होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरा आपको ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा होगा इससे पूरा बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। एक्चुअली क्या होता है
कि यहाँ पे जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आयोनाइज होकर के किसमें होता है, अभी अभी इसको हम लोगों ने आयोनाइज कर रखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeCN का होल